धन्यवाद विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर कोडरमा से, जहां पर प्रोविजनर डीएसपी पर युवक की हत्या का आरोप लगा है। कोडरमा में प्रोविजनर डीएसपी आशुतोष कुमार के सर्विस रिवॉल्वर से गोली चली। गोली लगने से डीएसपी के दोस्त निखिल की मौत हो जाती है। बताया गया कि प्रोविजनर डीएसपी 3 लोगों के साथ तिलैया डैम घूमने के लिए आए हुए थे, जहां उनके सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलती है और इस गोली की वजह से निखिल की मौत हो जाती है। आशुतोष कुमार बक्सर में तैनात है। आशुतोष कुमार को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले रखा है और मृतक के परिजनों ने आपसी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल सर्विस रिवॉल्वर जब्त कर पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। हालत में हॉस्पिटल आया तो डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित किया गया है। लड़के का नाम है निखिल रंजन। ये लोग 3 लड़के वहाँ से आए थे घूमने के लिए, डैम की ओर आए थे। जवाहर घाटी पुलिया के पहले ये लोग रुके थे। उसमें एक डीएसपी प्रोफेशनल भी है जो अभी बक्सर में परिश्रमान डीएसपी हैं, जो पोस्टेड हैं बक्सर में, बिहार में। कैसे गोली आखिर चली कैसे सर? नहीं, इसका तो अभी जांच हम लोग कर रहे हैं कि गोली कैसे चली है, कौन चलाया है। ये जांच का विषय है, जांच हम लोग कर रहे हैं। तो अभी जो कहना है कि हम लोग घूमने के लिए आए हुए थे और एक लोकल लड़का भी था जिसको हम लोग खोज कर रहे हैं। अभी उसका भी पता नहीं चल पाया है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। सच्चाई अभी सामने नहीं आया है, अभी छानबीन में हम लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं। रिवॉल्वर नहीं है, पिस्टल है जिससे गोली चलने की बात आई है। उसको हम लोगों ने जब्त कर लिया है यहाँ पर और उसके परिजन को हम लोग सूचना दे दिए हैं और वहाँ के विभाग को भी सूचना दे दिया गया है। और सहयोगी रितेश कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कोडरमा से जुड़ गए हैं। रितेश, सवाल यही कि गोली चली कैसे, गोली किसने चलाई, क्योंकि 3 लोग वहां पर मौजूद थे, तीनों दोस्त घूमने के लिए पहुंचे थे। उस दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से बंदूक निकल जाती है, गोली चल जाती है? सब कुछ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है? जी विभा, लगातार परिजनों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रोफेशनल डीएसपी के साथ उनके बेटे की कुछ आपसी रंजिश चल रही थी पिछले दिनों, और उनके बेटे अपने घर में ये इतला करते हुए बाहर निकले थे कि उन्हें किसी एंगेजमेंट कार्यक्रम में जाना है। और पता नहीं वो कैसे कैसे कोडरमा के तिलैया डैम के ओर पहुंचते हैं, जहां पर ये बात भी कही जा रही है कि उन्होंने पिकनिक मनाई है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक पुलिस ने नहीं की है और गोली चलने का कारण भी पुलिस अभी तक बताने में असफल है और जांच लगातार बढ़ रही है। कल रात में एक कल्प्रिट फरार था जिसे रात में ही पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और जिसे डिटेन करके उसके साथ पूछताछ की जा रही है, अलग रखते हुए। जी विभा। रितेश, कहा जा रहा है कि एक गाइड भी वहां पर मौजूद था, किसी चौथे शख्स का भी जिक्र किया जा रहा है। आखिर ये चौथा शख्स कौन है जो उस वक्त वहां पर मौजूद था? उसको भी पुलिस क्या अब तक हिरासत में ले पाई है? जी भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गाइड जिसे बताया जा रहा है वो चौथा शख्स लोकल कोडरमा का ही रहने वाला है। हालांकि इनके मित्र होने की भी संभावना जताई जा रही है। पुलिस उसे रात में ही हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और इन दोनों से अलग रखकर पूछताछ की जा रही है ताकि अलग अलग इन लोगों से पूछताछ करते हुए किसी ठोस पहलू पर इनकी पुलिस की नजर पहुंचे और कुछ भी कहने को ये रितेश, बाकी जो 2 लोग हैं उन दोनों ही के स्टेटमेंट लिए गए हैं क्या? आखिर उस दौरान क्या हुआ था? इन लोगों ने किसी तरह का कोई स्टेटमेंट दिया है क्या? अभी तक उन्होंने मीडिया से कोई भी बात करने के लिए पुलिस ने मना कर रखा है। हालांकि ये पुलिस लगातार कह रही है कि दोनों से बातें चल रही हैं, पूछताछ चल रही है। और कल बीती रात देर रात में एसपी खुद यहाँ पहुंचे थे कोडरमा थाना और तीनों से बारी बारी से अलग अलग अकेले में पूछताछ की गई है और इस पर फिर भी पुलिस अधीक्षक ने कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार किया और उन्होंने ये बताया कि जांच अभी चल रही है और कुछ भी मेडिकल रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम अभी होना बाकी है, पोस्टमार्टम होने के बाद और घटनास्थल की जांच करने के बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है। परिजनों को ऐसा क्यों लगता है रितेश कि इसे जानबूझकर अंजाम दिया गया? क्या रंजिश इस कदर थी? अगर रंजिश थी तो फिर निखिल इन लोगों के साथ कोडरमा तक कैसे पहुंच जाता है? जी विभा, जैसा कि परिजनों ने अपने आवेदन में भी लिखा है कि पिछले 1-2 साल से ही इन लोगों के साथ रंजिश चल रही थी, कुछ पैसे की लेन देन भी हुई थी इन लोगों के बीच में और काफी तू-तू में भी हुई थी। और जो मृतक निखिल अपने घर पे ये बता कर गया था कि ये लास्ट बार हम उनके साथ जा रहे हैं और इसके बाद आगे से सारी लड़ाई वड़ाई सब कुछ खत्म होने की बात कही जा रही है परिजनों के द्वारा। हालांकि इस बात को वो भी बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों और किस कारण से वो कोडरमा पहुंचे थे, क्योंकि उन्होंने परिवार में इस बात की सूचना दी थी कि वो किसी एंगेजमेंट कार्यक्रम में जा रहे हैं। जी विभा। चलिए रितेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
दुमका जिले के रहने वाले 36 मजदूर केरल में फंसे हुए हैं। फंसे मजदूरों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। देखिए, ये जो मजदूर हैं वो केरल में काम करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल वो फंसे हुए हैं वहां पर। 36 की संख्या इन मजदूरों की बताई जा रही है, जिनमें महिलाएं शामिल है, 5 बच्चे शामिल हैं। और सभी मजदूरों को काम दिलाने के नाम पर पटवारी हांसदा नाम का युवक जो है वो बस से केरल लेकर गया था। सभी मजदूरों से हजार रुपए और आधार कार्ड ले लिया गया। फिर वो शख्स यहां से फरार हो जाता है। मजदूरों के पास अब पैसे नहीं हैं। सभी ने झारखंड सरकार और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये हम लोग केरल पे हैं। हम लोग को पटवारी और सहयोगी नीतीश कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दुमका से जुड़ गए हैं। नीतीश, ये शख्स गांव वालों के बीच का ही है, गांव का ही है, और अगर है तो फिर ये शख्स इस वक्त कहाँ है, उसकी कोई खोज खबर? देखिए विभा, बता दें कि आपको दुमका जिले के ये लोग हैं जो पिछले दिनों काम को लेकर केरल गए हुए थे। जो शख्स बताया जा रहा है पटवारी हांसदा, उसी गांव का रहने वाला है। और इन सभी से आधार कार्ड और 1000 रुपया करके सभी से ले लिया गया और सभी को केरल ले जाया गया, जहां पर उन लोग को बस में बिठा दिया गया और खुद वह अब फरार हो चुका है। अब लगातार अब जो वहां के मजदूर है वो प्रशासन और राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि घर वापसी की जाए। उनके पास अब खाने पीने को जो सामान बचा हुआ था वो सभी खत्म हो चुके हैं। साथ ही अब वो जो व्यक्ति है वो अभी फरार चल रहा है। इसको लेकर मजदूर काफी रोष में दिख रहे हैं। जी बिल्कुल नीतीश, इस वक्त ये तमाम लोग केरल में कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं वो योजनाएं कहती हैं कि लोग जो हैं अगर किसी काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य का रुख करते हैं तो उसे लेकर वो पंजीकरण कराएं। जानकारी हो कि आखिर कितने की संख्या में किन किन राज्यों का रुख आप कर रहे हैं, कहां पर आपकी मौजूदगी है, तो क्या इस इलाके में लोगों को उसकी जानकारी का अभाव भी है? जी विवाह, ये कह सकते हैं कि इस जानकारी के अभाव में जो राज्य सरकार के द्वारा पंजीकरण किया जाता है, हालांकि इस तरह की अभी तक किसी भी मजदूर की इसमें पंजीकरण नहीं हो पाई है। और जानकारी के अभाव में कह सकते हैं कि मजदूर पंजीकरण नहीं करवाए हैं और अब काम के सिलसिले में अब केरल गए हुए थे, जिसको लेकर अब लगातार प्रयास कर रहे हैं कि घर वापसी हो जाए। सीधे तौर पर धोखाधड़ी का ये मामला नजर आता है, जो इनके बीच के लोगों ने ही इन लोगों को ठगने का काम किया है। और इस वक्त ये सभी जो हैं बुरे हालात में केरल में फंसे हुए हैं और इनकी घर वापसी को लेकर के अब कोशिश सरकार के स्तर पर की जाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। आधार कार्ड जमा ले लिया। बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। निमिया घाट पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए पुल के नीचे नक्सलियों ने 50 किलो का शक्तिशाली बम देखिए प्लांट कर दिया था। उसकी विस्फोट की तस्वीरें जिसे बाद में डिफ्यूज किया गया, उसे खत्म किया गया। लेकिन टिकरा खुर्द इलाके में कोशिश ये की गई थी कि सीआरपीएफ जवान जब सर्च अभियान के लिए यहां पर पहुंचते हैं उस दौरान बम विस्फोट हो जाए। लेकिन राहत की बात यह रही कि इस अभियान के दौरान बम का पता चल पाता है। जवानों ने उस बम को निकालकर डिफ्यूज कर दिया। बम को डिफ्यूज करने के दौरान जोरदार धमाका हुआ, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो दो तस्वीरों के जरिए देखिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि किस कदर शक्तिशाली 50 किलो का ये जो बम बताया जा रहा है, जिसे हालांकि वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया गया। नक्सलियों की कोशिश ये थी कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाए, लेकिन राहत ये रही कि सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी हो जाती है और उसके बाद वक्त रहते इसे डिफ्यूज कर दिया गया। खबर गिरिडीह से, जहां खेत की जुताई के दौरान अचानक बने गहरे गड्ढे में ट्रैक्टर असंतुलित होकर गिर गया। जमुआ प्रखंड के नौडीहा की ये घटना है। देखिए जरा इन तस्वीरों को पहले देखिए। ये ट्रैक्टर जो है वो पास में एक गड्ढा था और उस गड्ढे में ये ट्रैक्टर जो है वो फंस जाता है और हादसे का शिकार हो जाता है। यहाँ किसान ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई करने के लिए सुबह पहुंचा हुआ था। इस दौरान खेत में गहरा गड्ढा हो गया और ट्रैक्टर को नियंत्रण करने का प्रयास ट्रैक्टर चालक की तरफ से किया गया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सका। ट्रैक्टर संभली नहीं उससे और आखिरकार ट्रैक्टर जो है वो पलट जाता है, जिसमें ट्रैक्टर के नीचे ये ड्राइवर गंभीर रूप से
दबकर जख्मी हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने हालांकि उसे कड़ी मशक्कत के बाद खींचकर बाहर निकाला और उसकी जान बचाई पाई। जमशेदपुर में नाबालिग से रेप के एक पुराने मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता, डीएसपी अजय किरकिट्टा और इंस्पेक्टर इमदाद अंसारी समेत 22 लोगों पर नए सिरे से सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। 3 साल पुराने इस मामले में जमशेदपुर पॉक्सो कोर्ट ने जमशेदपुर पुलिस को सभी आरोपियों को धारा 319 के तहत मुकदमा दर्ज कर ट्रायल चलाने के निर्देश दिए। जनवरी 2018 में मानगो थाने में सहारा सिटी की एक नाबालिग की मां की शिकायत पर रेप का केस दर्ज किया गया था, जिसमें रेप और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि इस केस में कई बड़े बड़े आरोपी शामिल थे और इस वजह से पुलिस ने कुछ लोगों पर कार्रवाई का दिखावा कर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। दौड़ रही है और इसमें चूंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इस बलात्कार की घटना में सम्मिलित थे, इसलिए केस को दबाने का प्रयास हुआ। उसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई भी हैं और भी करीब 20-22 लोग इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें डीएसपी भी है, इंस्पेक्टर भी है। ये नाबालिग है। पोस्को एक्ट में ये 3 लोगों को पकड़ करके 2018 में एक उसको बोलते हैं ना कि उसको खाना पूर्ति तरह खत्म करने का प्रयास हुआ। और पीड़िता की गवाही हुई है। पीड़िता की गवाही के बाद बाकी जितने एक्यूज्ड हैं, 22 एक्यूज्ड और लोग हैं जिनका नाम आया है, उन लोगों का नाम जो बाकी गवाह दिए हैं, इसमें 10 लोगों की गवाह हुई है, जिसमें बाकी गवाह भी इस नाम को सपोर्ट किए हैं। उसी के एवज में मैंने 319 का पिटीशन डाला है कि जिन बाकी लोगों का नाम आया है उन्हें भी नोटिस किया जाए और आगे का ट्रायल उनके ऊपर भी चलाए। समाज के लिए बहुत कलंकित घटना है। कहे बेटी अबला होती है, सभी को मालूम है, और इस तरह का घटना जो लोग भी अंजाम दे ये गलत है और समाज में नहीं होना चाहिए। जो दोषी व्यक्ति है उसको पूरी कार्रवाई होना चाहिए और बच्ची का जो है इंसाफ मिलना चाहिए। कानून का घर जो है देर है अंधेर नहीं, वो तो आज ना कल बुरा काम का बुरा नतीजा होता ही है। गुमला के भरनों में डायन बिसाई के आरोप में महिला की हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहां अंबुआ गांव में डायन बिसाई के आरोप में 4 लोगों ने बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। वारदात के बाद पुलिस ने टीम का गठन किया और इसके बाद कार्रवाई करते हुए 11 दिन के भीतर हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। गिरफ्तार आरोपियों को स्पीड ट्रायल के जरिए सजा दिलाने में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। रांची के होटवार जेल में बंद शूटर अमन सिंह के नाम पर धनबाद के कोयला व्यवसायी से रंगदारी मांगी गई है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए व्यवसायी से 50 लाख रुपए रंगदारी की डिमांड की गई। रंगदारी मांगने वाले ने अपना नाम अमन सिंह का भाई छोटू सिंह बताया है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। व्यवसायी ने पुलिस को इसकी सूचना देकर सुरक्षा की मांग की है। देना होगा, जान माल की सुरक्षा के लिए हम अपना है। इसके पहले भी आपको धमकी मिली? हाँ, थी? पहले भी मिली। तो फिर उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी प्रशासन को हमने सूचित किया, प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करेगी। इससे पूर्व में भी कॉल इन्हीं के माध्यम से आया था। आप किसी का इंटरनेट कॉल को आप बंद नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आप उसमें कुछ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको रोक जरूर सकते हैं। बंद नहीं हो सकता इस तरह की धमकी भरे कॉल आना, लेकिन आप उस पर कार्रवाई करते हुए जो भी व्यक्ति है उसको पकड़ के आप अरेस्ट करके उसको आप डिटेन कर सकते हैं। धनबाद में कोयला लूटिंग पॉइंट में वर्चस्व को लेकर एक बार फिर 2 गुटों में टकराव के बाद पुलिस को जमकर लाठियां भाजनी पड़ी। घटना केंदुआटी थाना क्षेत्र के गोधर काली बस्ती लूटिंग पॉइंट की है। इन तस्वीरों को देखिए, ये उस कोल लूटिंग पॉइंट की तस्वीर है जो रण क्षेत्र में तब्दील नजर आता है। यहाँ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने जमकर लाठियां चटकाई और काफी देर तक घटनास्थल जो है वो रण क्षेत्र में तब्दील नजर आया। 2 तस्वीरों के जरिए हालात को आप समझ सकते हैं। पथराव के बाद पुलिस का लाठीचार्ज इन लोगों के ऊपर हुआ। वहीं लूटिंग पॉइंट में अब आंदोलन की तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। कार्रवाई के दौरान एसडीएम के आदेश पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में भी लिया गया। लूटिंग पॉइंट में वर्चस्व को लेकर पहले भी कई बार इस तरह के टकराव की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ चुके हैं।
गढ़वा में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। यहां एक दबंग ने गरीब को 25,000 रुपए उधार दिए थे और उससे सूद और मूल जोड़कर 3 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। साथ ही रकम नहीं देने पर परिवार को घर से बाहर करने की धमकी दी जा रही थी। पीड़ित परिवार जब इंसाफ के लिए सदर थाना पहुंचा तो पुलिस ने हस्तक्षेप किया और पीड़ित को घर की चाबी वापस मिल पाई। घटना सदर थाना क्षेत्र के बिलचंपा गांव की है। पुलिस के मुताबिक पैसे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है और आगे की कार्रवाई फिलहाल जारी है। यही क्या हुआ है, सब बर्तन वर्तन घर में से फेंक दिए हैं और ताला मार दिए हैं। धर्मेंद्र रुपए दिया। अच्छा, तब तो इन लोग फोन करके हम लोग को बुलाए, कैसा ऐसा बात है, तो हम लोग आए हैं। पैसा देने के बाद भी पैसा नहीं हो रहा है ना। प्लस में 1 लाख रुपए दे चुके हैं इन लोग। अच्छा, तब पर भी नहीं मान रहे हैं। जमीन और घर पर 2 लाख रुपया लिए थे 23/9/2020 में। कोर्ट में जाके एग्रीमेंट भी किए हैं। उसके बाद बोले कि ईटा का सीजन आ जाएगा तो भैया हम खाली करके चले जाएंगे। और आज तक घर खाली नहीं किए तो बोले दशहरा के समय में कि हम चले गए, अब तो रुआ जाए ना ईटा पाते। तब कर्जा दिए थे इन लोग को? कर्जा नहीं दिए, जमीन और घर पर 2 लाख रुपया दिए हैं। आरोप है कि हम 25,000 रुपया 25,000 रुपया 18 में इनसे कर्ज के रूप में लिए थे, जिसके एवज में 1 लाख रुपया हम दे चुके हैं। कल ये फिर भी मांग रहे हैं कि 2 लाख रुपया और दो। तो उसका घर का ताला बंद करके, उसका आरोप है कि हमारा घर का ताला बंद करके सामान बाहर फेंक करके हमको बेघर कर। तो चाबी आपको कौन दिया? अभी धर्मेंद्र पर वही उपाध्याय जी दिए। यानी बंद किए थे ये? धर्मेंद्र उपाध्याय। पूर्वी सिंहभूम में मुसाबनी प्रखंड के सबसे बीहड़ और पहाड़ी गांव दाही कोचा में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाया। इसे एक बड़े ऑपरेशन की शक्ल दी गई और ऐसा इसलिए कि जिस तरह से नक्सल इलाके में ऑपरेशन के लिए जवानों के कंधे पर बंदूक रहती है, उसी तरह यहां स्वास्थ्य कर्मियों के कंधे पर वैक्सीन से भरा बैग था। पथरीले रास्ते, जंगल, नदी, नाले पार कर मेडिकल की टीम दाही कोचा गांव पहुंची और अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा पाए गांव के 38 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। मुसाबनी प्रखंड से करीब 3 किलोमीटर दूर जंगल में बसे दाही कोचा गांव में कुल 15 परिवार रहते हैं। इस गांव में न तो जाने का कोई रास्ता है और न ही पेयजल की कोई सुविधाएं हैं। इतना ही नहीं, अब तक इस गांव में किसी अधिकारी ने भी कदम नहीं रखा था। पहली बार अधिकारी के पहुंचने पर ग्रामीण बेहद खुश नजर आए और गांव की समस्याओं के बारे में इन अधिकारियों को इन लोगों ने जानकारी दी। इस पर वीडियो ने जल्द ही समाधान का इन्हें भरोसा दिया है। क्योंकि यहाँ टीकाकरण का कैंप लगाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि परिचालन बिल्कुल बाधित है। रोड की स्थिति काफ़ी खराब है। अभी बारिश होने के कारण एकदम कट गए हैं ये लोग शहर से, तो इसलिए कैंप लगा के यहाँ टीकाकरण किए। और यहाँ 15 घर है, 15 घर के टीकाकरण में यहाँ सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। अब सेकेंड डोज की जब बारी आएगी तो फिर हम लोग यहाँ पुनः कैंप लगाएंगे। पहले तो बहुत हम लोग डरता था, पूरा गांव वाला पूरा डरता था, लेकिन अब ले लिया है। हम लोग डरा हो कुछ नहीं है। अभी तो पूरा हम लोग मतलब पूरा बेफिक्र है, अभी खुश है। आज को बढ़िया लगा, खुश लगा, ताकि हम लोग को थोड़ा आराम लगा। हम लोग का गाँव में पहले डरते थे, इस बार नहीं डरा। हम लोग का ग्राम प्रधान में थोड़ा बढ़िया सा प्रचार हुआ कि बैठक भी बढ़िया लगा। जो वैक्सीनेशन कैंप हुआ उसमें हम लोगों ने 29 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन यहाँ पर लगाया है। आने जाने के रास्ते में कभी परेशानी, किस किस तरह के रास्ते थे? रास्ते तो कठिन है, इलाका भी सुदूर है, लेकिन वैक्सीनेशन कराना हमारा लक्ष्य है, तो हम लोग रास्ते से नहीं डरते हैं। ग्रामीणों का एग्री है तो हम लोग वहाँ पर भी आकर वैक्सीनेशन करवाएंगे।